दोस्तों, पिछले भाग में आपने पढ़ा, रिधिमा की शादी प्रशांत के साथ हो गई। विदाई के समय वह सब के गले लगकर खूब रोई। इतने दिनों से जिन आंसुओं को उसने रोक रखा था, आज उन्हें आंखों से गिरने का बहाना जो मिल गया था। फिर आरव ने उसे प्रशांत की कार में बिठाया और अपने जीजू से अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहा। कार अपनी सफ़र पर चल दी और पीछे रह गए धूल के गुबार। रिधिमा ने एक हसरत से पीछे मुड़कर देखा, पर उसे केवल अपने भाई का चेहरा दिखाई दिया। उसके दिल में टीस सी उठी। इतनी जल्दी सब घर के अंदर चले गए। उसने उदास होकर अपना सिर झुका लिया कि अब उसे ये सब सहने की आदत डालनी ही होगी। वह फिर से रोने लगी, इतनी कि उसे हिचकी आने लगी। प्रशांत ने जल्दी से पानी की बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर उसके आगे बढ़ाया। मजबूरी में उसने उसके हाथ से पानी की बोतल ले ली और घूंट भरने लगी, क्योंकि उसे जब भी हिचकी शुरू होती तो बगैर पानी पिए रुकती ही नहीं थी। प्रशांत उसे पानी पीते हुए प्यार से निहार रहा था। वह अभी बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही थी, जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। रिधिमा उसकी नज़रों से बचने के लिए कार से बाहर देखने लगी तो प्रशांत ने कार की सीट से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। जल्दी ही प्रशांत का घर आ गया। उसके परिवार वाले पहले ही घर पहुंच गए थे, वर वधू के स्वागत की तैयारी करने के लिए। कार रुकते ही प्रशांत की मां ने दोनों की आरती उतारी और रिधिमा ने अपने पांव आलते वाले थाल में रखे और प्रशांत के साथ गृह प्रवेश किया। फिर कुछ रस्में निभाई गई और रिधिमा को एक कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट फल और नाश्ते से भरी एक ट्रॉली लेकर आया और साथ में प्रशांत की दादी जी भी आई थी। उन्हें देखकर रिधिमा उठकर बैठ गई। दादी जी उसके पास ही बैठ गई और उसे बताया, बेटा, यहाँ सब अलग अलग वक्त में नाश्ता करते हैं। प्रशांत को काम से जाना पड़ा, इसलिए उसने मुझे तुम्हें कुछ खिलाने के लिए कहा है। अब अपनी दादी की बात मानो और अपनी पसंद का कुछ भी खाओ। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि रिधिमा का मन ही नहीं था, फिर भी ब्रेड के साथ चाय पी ली। फिर दादी जी ने उसे आराम करने के लिए कहा और चली गई। शाम तक सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। जब सर्वेंट ने दरवाजे पर दस्तक दिया तो रिधिमा ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और साइड हो गई। वह खाने की ट्रॉली लेकर आया था। उसे घर बड़ा शांत सा महसूस हुआ तो उसने पूछा, घर में इतनी खामोशी क्यों लग रही है? जी मेम साहब, सारे मेहमान चले गए हैं इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं खा लूँगी। रिधिमा ने एक प्लेट में खाना निकाला, पर उससे खाया नहीं गया। उसकी आंखों के आगे मम्मी पापा और भाई बहन के उदास चेहरे घूम गए, जो बस रिधिमा के एक फैसले का नतीजा थे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी मम्मी पापा, सोचते हुए रिधिमा बेआवाज़ रो दी। फिर बमुश्किल 2-4 कोर निगलकर उसने अपने हाथ धो लिए और बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेट गई। लगभग घंटे भर बाद ब्यूटिशियन आई थी और उसने रिधिमा को फिर से दुल्हन की तरह सजाया। उसकी सुहागरात जो थी आज। रिधिमा का मन तो नहीं था तैयार होने का, पर नई दुल्हन खुद से क्या कहती। कमरा फूलों से सजाया गया था और रिधिमा पलंग पर लेटी हुई थी। प्रशांत ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। रिधिमा का चेहरा दूसरी ओर था। प्रशांत ने उसे होले से छुआ तो उसने नींद में ही करवट बदली। अब उसका खूबसूरत चेहरा पूरी दिलकशी के साथ प्रशांत के सामने था। किसी ने शायद बिल्कुल सही कहा है, सोया हुआ हुस्न और भी अधिक दिल फरेब होता है। रिधिमा की मासूम सूरत और भी अधिक प्यारी लग रही थी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्यार से रिधिमा के गाल को होले से छुआ। प्रशांत के छूने से वह थोड़ा सा कसमसाई और अपनी आंखें खोल दी और प्रशांत को अपने करीब देखकर हड़बड़ाते हुए उठने लगी कि प्रशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटो। पर रिधिमा ने उसका हाथ झटक दिया और बिफरते हुए बोली, और तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? ऐसा सोचने की भी गलती मत करना। मुझे तुम्हारे साथ से तो क्या, तुम्हारे वजूद से भी नफरत है। मैंने बस इसलिए तुमसे शादी के लिए हाँ कहा क्योंकि अपने भाई या फिर किसी और को कोई नुकसान पहुँचे, यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं। पर अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? इस वक्त रिधिमा कोई मासूम सी गुड़िया नहीं, घायल शेरनी लग रही थी।
वह एक ही सांस में बोले जा रही थी, इसलिए हाँफने लगी थी। प्रशांत उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया, पर फिर खुद को संयत करते हुए कहा, ओके, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, बस तुम खुद को संभालो। इस रूम के साथ एक अटैच रूम है, छोटी सी लाइब्रेरी समझ लो। मैं वहीं सो जाऊँगा। तुम किसी बात की फिक्र मत करना। तुमसे शादी की है क्योंकि तुमसे प्यार है मुझे। तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता मैं। बस एक बात मान लो। उसने एक वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। भारी कपड़ों में सोने में तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए बदल लो। मैं जा रहा हूँ। बोलकर प्रशांत एक पल के लिए भी नहीं रुका। लाइब्रेरी में चला गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा भी शांत हो गई और वार्डरोब से एक नाइट सूट निकाला और दुल्हन के लिबास से छुटकारा पा लिया और बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी। पर अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिन में सोने से उसकी नींद पूरी हो गई थी। रिद्धिमा को नींद बहुत देर बाद आई थी, इसलिए वह सुबह 8 बजे तक सोई हुई थी और प्रशांत उठकर आ गया। उसने घड़ी देखी तो 8 से ज़्यादा बज रहे थे। उसे पता था कि थोड़ी देर में कोई ना कोई उठाने जरूर आएगा और उस समय प्रशांत का इस कमरे में ना होना बहुत सारे सवालों को जन्म देगा और वह यह नहीं चाहता था। वह रिद्धिमा को छूना नहीं चाहता था, पर उसे उठाना भी जरूरी था। इसलिए उसने अलार्म घड़ी में अलार्म लगाकर उसके कान के पास रख दिया। अलार्म की तेज आवाज़ उसके कान में गूंजी तो वह हड़बड़ाकर उठ गई तो प्रशांत कान पकड़कर सॉरी बोल रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई तो प्रशांत ने उसे धीरे से समझाया कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह सबको पता नहीं चलना चाहिए। अब कोई उठाने आ जाएगा, बस इसीलिए ऐसे उठाया। रिद्धिमा ने बात समझी और संभल कर बैठ गई तो उसकी नज़र उस तकिए पर पड़ी जो रात में प्रशांत लेकर गया था। वह अब पलंग पर पड़ा था। उसने मन में सोचा, कितने रूप है इस बहरूपी इंसान के। अपने परिवार की नज़रों के सामने अच्छा बना रहना चाहता है और औरों की कोई परवाह नहीं। प्रशांत ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर दादी जी खड़ी थी। प्रशांत साइड हो गया तो वह अंदर आ गई। रिद्धिमा ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूमकर बहुत दुआएं दी। अपने घर में तुम्हारा पहला दिन बहुत मुबारक हो बेटी। तुम दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ। मंदिर में भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। अब मैं चलती हूँ, दादी जी ने प्यार से कहा। जी दादी जी, मैं जल्दी आती हूँ, कहकर रिद्धिमा सूटकेस खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी और फिर जल्दी ही दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। घर के मंदिर में पूजा की सारी तैयारी करके रखी थी दादी माँ ने। रिद्धिमा ने पूजा की और फिर आरती गाई और फिर सबने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए क्योंकि घर के काम करने के लिए स्टाफ की पूरी टीम थी जो सारे काम करती थी। रिद्धिमा, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। तुम खूबसूरत तो हो ही, साथ ही तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मासूमियत है, ऐसी पवित्रता है जो किसी को भी गलत करने की इजाज़त नहीं देती। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी निगाहें जैसे तुम पर ही रुक गई। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी लड़की की मुझे तलाश थी। रिद्धिमा के पीछे खड़ा हुआ वह अपने जज्बात बताए जा रहा था कि अचानक वह पीछे पलटी। वह उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा कि रिद्धिमा ने पूछा, आपने रामायण पढ़ी है? हाँ पढ़ी है ना, पर तुम क्यों पूछ रही हो? बहुत हैरानी की बात है, उसने तंज कसने के अंदाज में कहा। अभी आप कह रहे थे ना कि आपको ऐसे ही पवित्र और मासूम लड़की की तलाश थी अपनी पत्नी बनाने के लिए। तो कभी आपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है कि अगर आप एक पवित्र पत्नी की ख्वाहिश रख सकते हैं तो क्या उस लड़की की कोई ख्वाहिश नहीं होगी? आपने अपनी तो ख्वाहिश पूरी कर ली, पर क्या कभी सोचा है मेरी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है? आप जैसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन पता नहीं मेरे किस पाप की सज़ा सुनाई ईश्वर ने मुझे कि मुझे पति रूप में आप मिले हैं। रिद्धिमा ने बहुत नफरत से प्रशांत के चेहरे को देखा और कमरे से बाहर चली गई। प्रशांत चुपचाप उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर पूरे दिन प्रशांत उसके सामने आने से बचता रहा और सोने के समय अपना तकिया लेकर स्टडी रूम में सोने चला गया। दूसरी सुबह नहाने के बाद रिद्धिमा ने पीले रंग की सिंपल साड़ी पहन ली।
उसने रात को सोते समय सारे जेवर भी उतार कर रख दिए थे और सुबह में पहनना जरूरी नहीं समझा था। आज उसे सब के लिए कुछ मीठा बनाना था, इसलिए नहाने के बाद नीचे चली आई थी। प्रशांत की मम्मी ने उसे सूजी का हलवा बनाने के लिए कहा था। वह कढ़ाई में सूजी भून रही थी जब दादी जी उसके पास आई और कहा, बेटी तुमने सारे जेवर उतार दिए और हाथ भी खाली हैं तुम्हारे। उन्होंने इतने प्यार से ये बात पूछी थी कि रिद्धिमा को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसने नज़रें झुका ली। दादी जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, पहले की बात और थी, पर अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। और थोड़े काम वाले सूट या साड़ी पहना करो, यही तो शुरुआती दिन होते हैं बनाव श्रृंगार के। अभी काम खत्म करके जेवर पहन लेना मेरा बच्चा। जी दादी जी, हलवा बस बन ही गया है, आप बैठिए ना, मैं पहन लूँगी। फिर सबको हलवा देने के बाद रिद्धिमा ने भी सबके साथ नाश्ता किया। प्रशांत के मम्मी पापा और दादी ने उसे नेक में तोहफे दिए, जिसे लेकर वह अपने कमरे में आ गई। उसने दादी जी की बात मानकर जेवर और चूड़ियाँ पहन ली। वह अपनी वजह से उन्हें उदास नहीं करना चाहती थी। आखिर वह घर की बड़ी थी और सम्माननीय भी। उधर आरव अपने मम्मी पापा से पूछ रहा था कि दीदी को लेने कब जाऊं मैं। 2 दिन हो गए दीदी को ससुराल गए। तुम्हारी दीदी अब ससुराल वालों की मर्जी से ही आएगी बेटा, कोमल जी ने बहाना बनाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी की शादी हो गई तो क्या हुआ, हमारा रिश्ता तो नहीं टूट गया ना। मैं अपनी दीदी को लेने जाऊंगा। मैं अभी जीजा जी को फ़ोन करके पूछता हूँ। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।